स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। काठमांडू घोषणा पत्र के साथ आज होगा बिम्स्टेक सम्मेलन का समापन। सदस्य देशों के बीच बिजली की खरीद बिक्री के लिए ग्रिड जोड़ने के करार पर भी हो गए हस्ताक्षर। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक स्टार्टअप समेत कई पहलों का किया ऐलान। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में भारत के सहयोग से निर्मित धर्मशाला का आज करेंगे उद्घाटन। विधि आयोग ने मसौदा रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के प्रस्ताव का किया समर्थन। संविधान और चुनाव कानूनों में संशोधन की सिफारिश। अंतिम रिपोर्ट से पहले सभी पक्षों से और विचार विमर्श की बताई जरूरत। चीन ने सांगपो नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर भारत को किया सतर्क। अरुणाचल प्रदेश में प्रशासन की लोगों से सियांग नदी में नहीं जाने की सलाह। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने की आशंका के मद्देनजर असम में भी बाढ़ का खतरा। चीन में सांगपो नदी ने तोड़ा 150 साल का रिकॉर्ड। साल 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख आज। बाढ़ पीड़ित केरल के करदाताओं के लिए 15 सितंबर तक बढ़ाई गई मियाद। समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न भरने पर देना होगा 5 से 10 हजार तक जुर्माना। पिछले साल के मुकाबले अब तक 60% अधिक रिटर्न दाखिल। और 18वें एशियाई खेलों में महिला हॉकी के फाइनल में भारत और जापान की भिड़ंत आज। 36 साल बाद स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। बॉक्सिंग और स्क्वैश में भी भारतीय खिलाड़ियों के सेमीफाइनल मुकाबले आज। और खबरों की शुरुआत बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों के साथ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चल रहे 2 दिन के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आज समापन होगा। इस दौरान काठमांडू घोषणा पत्र जारी होगा, जिसमें खास तौर पर भविष्य के सहयोग की रूपरेखा होगी। आज सुबह की शुरुआत सदस्य देशों के नेताओं के ग्रुप फोटो के साथ हुई। आज सदस्य देशों के बिजली ग्रिड को एक साथ जोड़ने के समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इससे सदस्य देश आपस में बिजली की खरीद बिक्री कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज बिम्स्टेक के सदस्य देशों के नेता रिट्रीट सेरेमनी में शामिल होंगे। दोपहर बाद सम्मेलन का समापन सत्र होगा, जिसमें सदस्य देशों के नेता हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी जाएंगे। यहां वो नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ करीब 400 बिस्तरों वाली धर्मशाला का उद्घाटन करेंगे। इसका नाम नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला है। धर्मशाला का निर्माण भारत के सहयोग से हुआ है। इसके निर्माण में करीब 2 साल लगे हैं। धर्मशाला में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। भारत से हर साल लाखों श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। तो धर्मशाला है अभी भारत सरकार के सहयोग द्वारा पशुपति क्षेत्र में अभी निर्माण हुआ है। और इसमें 398 बेड्स हैं, 82 रूम्स हैं। और खाने के लिए, लॉन्ड्री के लिए, जो सारी जो भक्तजनों की सुविधा के हेतु जो जो चाहिए वो सारी उपलब्धता है। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के हाथों मतलब संयुक्त रूप से इसका समुद्घाटन होना है। उसके लिए हमने अपनी जो यहाँ का मतलब जो उद्घाटन के बाद फिर औपचारिक कार्यक्रम होगा, उसमें दोनों प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों से विकास के लिए क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील की है। काठमांडू में बिम्स्टेक के चौथे शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक को केंद्र में रखते हुए क्षेत्रीय विकास का ताना बाना बुनने पर जोर दिया। उन्होंने सदस्य देशों को आतंकवाद, सीमा पार अपराध और मादक द्रव्यों के खिलाफ भी सदस्य देशों को एकजुट होने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को काठमांडू में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए सड़क, व्यापार, डिजिटल और जनता के बीच जुड़ाव को स्थापित करने की अपील की। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अवसर है
कनेक्टिविटी का, ट्रेड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, सभी आयामों पर हमें काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से बिम्स्टेक के सदस्य देशों की सेना के बीच भी संपर्क स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की, जिसके तहत अगले साल इस समूह के सेनाध्यक्षों के बीच बातचीत और संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रस्तावित है। क्षेत्रीय इंटीग्रेशन तथा आर्थिक प्रगति और समुद्र के लिए हमारे इन साझा प्रयासों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का वातावरण हो। प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को आतंकवाद, सीमा पार अपराध और तस्करी के खिलाफ भी एकजुट होने की सलाह दी। उन्होंने बिम्स्टेक देशों के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय समेत अन्य संस्थानों में छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी की। उन्होंने 2020 में भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने को आमंत्रित किया। अगस्त 2020 में भारत इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। मैं सभी बिम्स्टेक सदस्य देशों को इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भागीदारी का निमंत्रण देता हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी बिम्स्टेक से काफी उत्साहित रहे। उन्होंने आतंकवाद के हर रूपों की आलोचना की और व्यापार के मामले में सदस्य देशों को सहयोग करने का आग्रह किया। In defeating terrorism in all its forms and manifestations, we must combat all other transnational organized crimes through an enhanced level of cooperation and coordinated efforts. बिम्स्टेक का यह चौथा शिखर सम्मेलन भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों के लिए काफी अहम है। खासकर सार्क के आगे नहीं बढ़ पाने से इन देशों की एक दूसरे से जुड़ी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बिम्स्टेक इस मामले में सहयोग को आगे बढ़ा सकता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिम्स्टेक देशों के लिए कई पहलों का ऐलान भी किया। I would like to highlight a number of important initiatives the Prime Minister announced. Among these is the BIMSTEC Startup Summit, which we hope to do towards the end of this year. We are also doing an Indian Mobile Congress in 2018 in October, and in the margins of that, we will do a BIMSTEC ministerial conclave on this issue. An entirely new proposal the Prime Minister made was to have a hackathon focused on the youth, focused on interlinking universities of the BIMSTEC countries with the subject of the blue economy, which is a common subject for the Bay of Bengal region. There is already a BIMSTEC military exercise and army chiefs conclave which will be held in Pune in September, but we are also going to do the second disaster management exercise. And a number of other initiatives were also announced in terms of scholarships by the Prime Minister. 30 annual scholarships at Nalanda University, 12 research fellowships for advanced medicine at JIPMER in Puducherry, 100 ITEC, that is Indian Technical and Economic Cooperation Program slots in various areas of expertise, including tourism, renewable energy, environment and disaster management, and also a special course for diplomats of BIMSTEC countries at the Foreign Service Institute in Delhi. And last but not least, of course, because gender equality and gender issues are important, the Prime Minister proposed a BIMSTEC women's parliamentarian forum or a women's parliamentary forum. बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें की। प्रधानमंत्री की मुलाकात श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से हुई। दोनों नेताओं ने भारत श्रीलंका के रिश्तों पर व्यापक चर्चा की। साथ ही भारत की ओर से श्रीलंका में चलाई जा रही परियोजनाओं के बारे में बातचीत हुई। He met President Sirisena of Sri Lanka. The two leaders reviewed the development cooperation that we are undertaking together. A number of projects that we are doing in Sri Lanka were discussed, and Prime Minister reiterated that India is fully committed
to ensuring that we will assist Sri Lanka in any way that it desires in taking these projects forward, and that we would like to see the development of Sri Lanka as something which to which India has contributed and which is of mutual benefit to the region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी हुई। दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश रिश्तों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के प्रधानमंत्री समेत थाईलैंड, म्यांमार और भूटान के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों के नेताओं को अनोखा उपहार भी दिया है। इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में बने स्टॉल और शॉल शामिल हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधि आयोग ने देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। आयोग ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में कहा है कि देश में लगातार चुनाव प्रक्रिया से बचने का एकमात्र तरीका यही है। हालांकि आयोग ने कहा कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते और इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। आयोग ने दोनों चुनाव एक साथ कराने के लिए कानून में जरूरी संशोधन का सुझाव भी दिया है। आयोग ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के लिए सदन की अवधि और सत्र बुलाने से जुड़े अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा। आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव से सरकारी धन कम खर्च होगा, प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा और सरकार की नीतियां बेहतर अमल हो सकेगा। आयोग ने इस मसले पर राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया था और फिर रिपोर्ट तैयार की है। आयोग ने इसे अहम मसला बताते हुए विचार की जरूरत बताई है। बिजली क्षेत्र में एनपीए की समस्या से निपटने और अहम सुधारों के लिए बनाई गई अधिकार प्राप्त समिति की आज बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। समिति में रेलवे, वित्त, ऊर्जा और कोयला मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं रिजर्व बैंक के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। बिजली क्षेत्र की कंपनियों पर बैंकों का करीब 1,74,000 करोड़ रुपए बकाया है। और अब बात बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों की। चीन ने सांगपो नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर भारत को सतर्क किया है, क्योंकि इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। ये जानकारी अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनोंग एरिंग ने दी है। जल संसाधन मंत्रालय की माने तो सांगपो नदी इतने उफान पर है कि इसने 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक चीन सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में बाढ़ आने की आशंका जताई है। इसके बाद लोगों को आगाह किया गया है। चीन में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चीन सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में 9,020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में सियांग नदी में जलस्तर बढ़ गया है। जिले के कमिश्नर ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों को सियांग नदी में ना जाने की चेतावनी दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने की आशंका के मद्देनजर असम में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं केरल में बाढ़ से हुए नुकसान और पुनर्निर्माण की चुनौतियों पर राज्य विधानसभा में कल विशेष सत्र में चर्चा हुई। केरल विधानसभा ने राज्य के हालात के मद्देनजर ज्यादा फंड की मांग करते हुए एक सर्वसम्मत संकल्प मंजूर किया है, जिससे केंद्र सरकार से राज्य के पुनर्निर्माण के लिए ज्यादा फंड जुटाया जा सके। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि बाढ़ से करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 57,000 हेक्टेयर फसल भी इस बाढ़ से बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए नुकसान और ज्यादा हो सकता है। केंद्र बाढ़ प्रभावित केरल को 30 विशेषज्ञ डॉक्टर, 20 सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी और 40 मलयाली भाषी नर्स से भेज रहा है। ये आज केरल पहुंच जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत उपायों की समीक्षा की। जेपी नड्डा ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा से भी बातचीत की और उन्हें जारी बाढ़ राहत उपायों में स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद जारी रखने का आश्वासन भी दिया है। इस बीच केरल के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला और हाल में राज्य में आई बाढ़ को लेकर हुए नुकसान की जानकारी दी और केंद्र से और मदद की मांग की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने भी कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कर्नाटक सरकार ने बारिश से प्रभावित कोडगु जिले, वडनाड क्षेत्र और राज्य के तटीय भागों में राहत कार्य चलाने के लिए केंद्र से 1,118 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है। कुमारस्वामी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत अनुदान के लिए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 3,486 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश जारी रह सकती है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका भी है। शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश जारी रहेगी। वहीं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में कम बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अब मानसून कमजोर पड़ रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। अब तक 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 60% ज्यादा है। गुरुवार को 20 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। आज ये संख्या और बढ़ने की संभावना है। 31 अगस्त के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 5,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी पर आधारित होगी। हालांकि केरल में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर रखी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी पूरी तरह सफल और सरकार की सोच के अनुरूप रही है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि नोटबंदी का बड़ा मकसद देश को टैक्स ना देने वाले समाज से टैक्स अनुपालन करने वाले समाज में बदलना था, जो कि सफल रहा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अब ज्यादा पारदर्शी बनी है और काले धन को चोट पहुंची है। ज्यादातर पैसा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि नोटबंदी को सिर्फ इसलिए विफल नहीं कहना चाहिए क्योंकि ज्यादातर पैसा बैंकों में वापस आ गया। उन्होंने कहा कि अवैध कैश बैंक में आ गया, लेकिन जमा करने वाले डर की वजह से गायब हो गए। जेटली ने यह भी लिखा कि यह मानना भी ठीक नहीं है कि जमा किया गया पैसा वैध पैसा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद शक के दायरे में आए 18 लाख लोगों की पहचान हुई और टैक्स नियमों के मुताबिक अधिकतर पर जुर्माने की कार्रवाई हो रही है। जेटली ने लिखा कि नोटबंदी का सबसे बड़ा मकसद देश को टैक्स चुकाने वाले समाज में बदलना था, जो कि हासिल हुआ। उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि मार्च 2014 में टैक्स रिटर्न 3.8 करोड़ लोग फाइल करते थे, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा बढ़कर 6.86 करोड़ हो गया। इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि नोटबंदी के बाद टैक्स रिटर्न 19% और 25% तक बढ़ा। नोटबंदी के बाद नया रिटर्न बीते 2 सालों में 85.51 लाख और 1.07 करोड़ हो गया। जेटली ने नोटबंदी को फायदेमंद और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला बताते हुए जीएसटी के आंकड़ों का भी हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ और उसी दौरान फाइलिंग में 72.5% की बढ़ोतरी हो गई। आंकड़े के मुताबिक जीएसटी फाइलिंग करने वालों की संख्या 66.17 लाख से 114.15 लाख पहुंच गई। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नीति आयोग आगामी 7 और 8 सितंबर को दिल्ली में ग्लोबल मोबिलिटी समिट का आयोजन कर रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों का बोझ, प्रदूषण और जैव ईंधन की जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद नीति आयोग ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हमारे साथ हैं और एक ग्लोबल मोबिलिटी समिट होने जा रही है। सर, जो इसका मकसद जब तक समझ में आया है वो आम लोगों के लिए ये है कि सड़कों पर दबाव कम हो, लोग शेयर गाड़ियों का इस्तेमाल करें, और क्या बृहद मकसद है, बड़ा मकसद क्या है? और ज़ीरो एमिशन गाड़ियों का इस्तेमाल करें जिसमें कि आपका पोल्यूशन कम हो सके, और आप ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करें जिसमें कि जो बैटरीज़ हैं वो लिथियम आयन की हो, ना कि लेड बैटरीज हों, जिससे कि उस तरह का जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी कम हो सके। और एक ऐसी कनेक्टेड मोबिलिटी का इस्तेमाल करें कि जिससे कि आप मेट्रो से, बस से, 3 व्हीलर में आप आराम से बैठ जाएं। उनका जो ऐसा एक टाइमिंग हम लोग बना सकें जो कि डिजिटल इकोनॉमी में हो सकता है, कि जिससे कि आपको चलने फिरने में सुविधा हो। तो ईज़ ऑफ लिविंग जो है
उस पर एक बहुत बड़ा मकसद है। मैं तो 3 बड़े मोटे मोटे इससे रिलेटेड मकसद हैं। एक तो पोल्यूशन कम करना, दूसरा सड़कों का कंजेशन कम करना, तीसरा जनता की सुविधा को बढ़ाना, और इस सब के ऊपर सर्वोपरि एक है कि इस नई टेक्नोलॉजी को अपने देश में ग्रोथ और रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। लेकिन सर आसान है क्या कि फिर लोगों की मानसिकता कैसे बदली जाएगी इसके लिए? मानसिकता आपके ज़रिए बदली जाएगी। इस संदेश को जगह जगह फैलाइए, जगह जगह घुमाइए कि क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये इस बात को आगे बढ़ाइए कि एक अपनी कार अपने घर में रखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो हैं वो अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और वो जो पैसा बचे उससे अपना जो है वो बाकी और चीज़ें करें, उससे परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करें। एक लास्ट ये है कि सर इसके लिए फिर क्या आप सरकार को एक बड़ी पॉलिसी भी लेके आनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी हो, एमिशन हो, या फिर शेयरिंग को लेकर? देखिए, कुछ हद तक तो पॉलिसी बनती रही है, मगर हाँ इस हमारी कॉन्क्लेव में हमें पूरी आशा है कि उस पॉलिसी को एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक पॉलिसी का निर्माण करने में इससे बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने बहुत काम किया है, सारे राज्यों के साथ मिलकर काम किया है और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम किया है, जिससे कि ऐसा हो कि हमारी जो वर्तमान उद्योग हैं, जो कि अभी की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कि बहुत अच्छी है, वो भी ठीक सुचारू रूप से चलती रहे और उसका ट्रांजिशन जो है वो नई मोबिलिटी में हो जाए। राज्यसभा के नियम प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश के लिए बनाई गई समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने वीके अग्निहोत्री समिति का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। ये समिति राज्यसभा के नियमों की समीक्षा संबंधी समिति अब अन्य देशों के संसदों के सुगम संचालन के लिए बनाए गए नियमों का भी अध्ययन करेगी। उच्च सदन के संचालन के लिए प्रस्तावित नियमों में इन तथ्यों को शामिल किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट को नियम समिति के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। राज्य कार्य नियमावली की व्यापक समीक्षा के लिए राज्यसभा के सभापति ने 17 मई 2018 को ये समिति बनाई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असमानता दूर करने पर जोर दिया है। इसके लिए योजनाकार सांसदों और प्रेस में ग्रामीण भारत की ओर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। कल हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में रूरल इनोवेटर स्टार्टअप एंड कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण इलाकों के नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाने की बात कही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के कार्यक्रम में शिरकत की। यहां उन्होंने रूरल इनोवेटर स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने शहरी और ग्रामीण भारत की असमानता दूर करने की जरूरत पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों की कमी के चलते गांवों से पलायन हो रहा है। उन्होंने नीति निर्माताओं, सांसदों और मीडिया से ग्रामीण भारत की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई और ग्रामीण इलाकों के लिए अधिक धन आवंटित करने की सलाह दी। There has to be reservation, that has to be priority, there has to be bias in favor of the rural areas. That reservation is in allocation. To improve the infrastructure to take care of these 5 areas I have said. If you have these allocations and focus and planning is made in favor of the rural areas more, then you will be having an integrated development. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी की बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने सरकार के साथ निजी क्षेत्र को भी नई ग्रामीण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए एक साथ आने की सलाह दी। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज आर द ओनली आंसर फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन or wealth creation on a large scale. Wealth has to be redistributed, decentralized. Planning and decentralized setup of industries will also help in devolution of this income to various levels. उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए 5I का मंत्र दिया, जिसमें इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, इंश्योरेंस और इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से कल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग हवाला रैकेट से जुड़े हुए थे। इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनके पास 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान पता चला कि चारों आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सद्दाम पद्दार और जीनतुल इस्लाम के संपर्क में थे। दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों ने गुरुवार रात कई जगहों पर हमला करके पुलिसकर्मियों के परिजनों को अगवा कर लिया। पीटीआई के मुताबिक शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग और अवंतीपुरा से कम 5 लोगों को अपहरण किया गया, जिनके रिश्तेदार पुलिस में हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के विभिन्न आयामों पर बातचीत गुरुवार को लाहौर में पूरी हो गई। वार्ता की समाप्ति के बाद कोई बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि पीटीआई ने पाकिस्तान के एक अधिकारी के हवाले से खबर दी थी कि भारत ने चेनाब नदी पर 2 पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इनमें 1000 मेगावाट का पकल दुल और 48 मेगावाट का लोअर कालनाल प्रोजेक्ट शामिल है। अधिकारी के मुताबिक भारत ने इन दोनों परियोजनाओं पर काम जारी रखने का संकेत दिया है। भारत के रुख के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि उसके पास तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय में ले जाएंगे। वार्ता में भारत की तरफ से सिंधु जल आयुक्त पीके सक्सेना के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मासिक पुण्यतिथि के मौके पर 16 सितंबर को बीजेपी देश भर में काव्य पाठ के कार्यक्रम का आयोजन करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि 4000 से ज्यादा स्थानों पर काव्य पाठ के जरिए अटल जी को काव्यांजलि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर को वाजपेयी जी को काव्यांजलि के बाद 17 से 25 सितंबर तक पार्टी सेवा सप्ताह मनाएगी। इसमें साफ सफाई, बच्चों का टीकाकरण और मेडिकल चेकअप के काम होंगे। इसके जरिए आयुष्मान भारत के लिए भी जागरूकता फैलाई जाएगी। देश में कुल 20,000 से ज्यादा जगह पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। अटल जी का बीते 16 अगस्त को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। 16 सितंबर को स्वर्गस्थ अटल जी की प्रथम मासिक पुण्यतिथि होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि प्रथम मासिक पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के सभी इकाइयां अटल जी को काव्यांजलि देकर इनकी स्मृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। दिवंगत डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की याद में कल चेन्नई में स्मृति सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी। सभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, डी राजा, सीएम रमेश, वाईएस चौधरी समेत दिग्गज नेता शामिल थे। और अब खबरें एशिया खेलों से जुड़ी हुई। भारत 18वें एशियाई खेलों के महिला हॉकी के फाइनल में जापान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारत की कोशिश एशियाई खेलों में 36 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने की होगी। दुनिया के 9वें नंबर की भारतीय महिला हॉकी टीम एशियन खेलों में 20 साल बाद फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने बुधवार को चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में उसे 1-0 से जीत मिली है। भारतीय महिला टीम ने अंतिम बार फाइनल में 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में जगह बनाई थी। बॉक्सिंग और स्क्वैश में भी भारतीय खिलाड़ियों ने आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। बॉक्सिंग में अमित 49 किलोग्राम और विकास कृष्णन 75 किलोग्राम मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे। वह स्क्वैश में महिला टीम और पुरुष टीम के भी सेमीफाइनल मुकाबले हैं। 18वें एशियाई खेलों में भारत को कल 2 गोल्ड मिले हैं। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले और 1500 मीटर दौड़ में भारत को ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले मुकाबले का स्वर्ण पदक हिमा दास, पुवमा राजू, सरिताबेन गायकवाड़ और विस्माया वेलुवाकोरोथ की टीम ने दिलाया है। भारतीय टीम ने 3 मिनट 28.72 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक हासिल किया। और एक नजर एशियाई खेलों की अब तक की पदक तालिका पर।
बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। खेल के पहले दिन इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को पहली पारी में 246 रनों पर समेट दिया। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 78 रन सैम कुरन ने बनाए और मोइन अली ने 40 रन बनाए। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और आगे विशेष में देखिए बायोफ्यूल का बढ़ता दायरा। नमस्कार।